बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे आइसोमॉर्फिज्म एंड ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप्स के बारे में। इसमें हम आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम्स भी देखेंगे और मुख्तलिफ ग्रुप्स की ऑटोमॉर्फिज्म के बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हम होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म डिफाइन कर चुके हैं, होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टीज़ देख चुके हैं। तो एक ऐसी होमोमॉर्फिज्म जो बाइजेक्टिव हो उसे आइसोमॉर्फिज्म कहा जाता है। बाइजेक्टिव homomorphism from a group G to G, this is called isomorphism। बाइजेक्टिव से मुराद क्या है कि 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, 1 1 प्लस ऑन टू। और अगर किसी दो ग्रुप्स के दरमियान एक आइसोमॉर्फिज्म पाई जाए तो हम ये कहते हैं कि वो दो ग्रुप्स आइसोमॉर्फिक हैं। इफ देयर इज एन आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम G, ये G1 है, फ्रॉम G to G1, then we say G is isomorphic to G1, और लिखते इस तरह से है कि G is isomorphic to G1। अब ये जो आइसोमॉर्फिज्म है बेसिकली ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। दिस इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का क्या मतलब है कि हर ग्रुप अपने आइसोमॉर्फिक है। G इज आइसोमॉर्फिक टू G। ओके, फिर ये सिमेट्रिक है। क्या मतलब है इसका कि अगर G आइसोमॉर्फिक हो G1 के तो G1 आइसोमॉर्फिक होता है G के, यानी इसलिए हम ये कह देते हैं कि बोथ ग्रुप्स आर आइसोमॉर्फिक। अगर पहला ग्रुप दूसरे ग्रुप के आइसोमॉर्फिक हो तो दूसरे को पहले ग्रुप के आइसोमॉर्फिक भी कहा जा सकता है, या फिर ये कह दिया जाता है कि ये दोनों ग्रुप आइसोमॉर्फिक हैं। और फिर हम बात करते हैं ट्रांजिटिव की, कि अगर हमारे पास एक ग्रुप G आइसोमॉर्फिक हो G1 के और G1 आइसोमॉर्फिक हो G2 के, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि G इज आइसोमॉर्फिक टू G2। कि तीन ग्रुप से आपके पास पहला दूसरे ग्रुप के आइसोमॉर्फिक है और दूसरा तीसरे ग्रुप के आइसोमॉर्फिक हो, तो हम ये कह सकते हैं कि पहला और तीसरा ग्रुप भी आपस में आइसोमॉर्फिक हैं। ओके, तो चंद एक प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं आइसोमॉर्फिज्म की। लेट F फ्रॉम G to G1 be an isomorphism, then number 1, F inverse from G1 to G is also isomorphism। कि अगर एक फंक्शन आइसोमॉर्फिज्म हो तो उसका इन्वर्स भी आइसोमॉर्फिज्म होता है। होमोमॉर्फिज्म में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर फंक्शन होमोमॉर्फिज्म हो तो ज़रूरी नहीं होता कि उसका इन्वर्स भी होमोमॉर्फिज्म हो, लेकिन आइसोमॉर्फिज्म में ये ज़रूरी है कि अगर फंक्शन आइसोमॉर्फिज्म है तो उस फंक्शन का इन्वर्स भी आइसोमॉर्फिज्म होगा। ओके, ग्रुप G इज कम्यूटेटिव इफ एंड ओनली इफ G1 इज कम्यूटेटिव। कि अगर दो ग्रुप्स के दरमियान एक आइसोमॉर्फिज्म पाई जाए तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक कम्यूटेटिव हो और दूसरा कम्यूटेटिव ना हो। अगर किसी भी दो ग्रुप्स के दरमियान कोई आइसोमॉर्फिज्म मौजूद होगी तो वो दोनों ग्रुप या तो कम्यूटेटिव होंगे या फिर दोनों ही नॉन कम्यूटेटिव होंगे, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन के साथ है। ओके, बल्कि यूं कहें कि G इज साइक्लिक इफ एंड ओनली इफ
G1 इज साइक्लिक। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर दो ग्रुप्स हैं आपके पास, अगर उनमें से कोई एक साइक्लिक है और उन दोनों ग्रुप्स के दरमियान कोई आइसोमॉर्फिज्म पाई जाती है तो फिर दूसरा ग्रुप भी साइक्लिक होना चाहिए। बल्कि यूँ कहें कि फाइनाइटली जनरेटेड, अगर पहला ग्रुप जितने एलिमेंट से जनरेट हो रहा है दूसरे ग्रुप को भी उतने ही एलिमेंट से जनरेट होना चाहिए। तो ये इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन के साथ है। ओके, नेक्स्ट, जी इज टॉर्शन इफ एंड ओनली इफ G1 इज टॉर्शन। टॉर्शन क्या होता है, स्टार्ट में ही मैंने डिस्कस किया था कि टॉर्शन ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें हर एलिमेंट का ऑर्डर एक फाइनाइट नंबर हो, जिसमें तमाम एलिमेंट्स का ऑर्डर फाइनाइट नंबर हो, उसे टॉर्शन ग्रुप कहते हैं। अगर हमारे पास एक ग्रुप है जिसके तमाम एलिमेंट्स का ऑर्डर फाइनाइट है और एक दूसरा ग्रुप है जिसके एलिमेंट्स में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका ऑर्डर फाइनाइट नहीं है, तो उन दो ग्रुप्स के दरमियान आइसोमॉर्फिज्म नहीं होगी, क्योंकि एक आइसोमॉर्फिज्म अगर दो ग्रुप्स के दरमियान है और उनमें से एक टॉर्शन है तो ज़रूरी है कि दूसरा ग्रुप भी टॉर्शन हो। ओके, होमोमॉर्फिज्म में हमने ये पढ़ा था कि इमेज का ऑर्डर एलिमेंट के ऑर्डर को डिवाइड करता है। तो यहाँ ये होगा कि किसी भी एलिमेंट के लिए फॉर ऑल A बिलोंग टू G, ऑर्डर ऑफ F ऑफ A इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ A। होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म में यहाँ थोड़ा सा फर्क है, यानी यहाँ देखा जाए तो फंक्शन में जो हम ग्रुप्स के दरमियान आइसोमॉर्फिज्म बनाएंगे तो उसमें सेम ऑर्डर के एलिमेंट्स उसी ऑर्डर के एलिमेंट पर मैप होने चाहिए। यानी हम ग्रुप G में अगर 5 ऑर्डर के एक एलिमेंट लेते हैं तो G1 में भी A का इमेज एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसका ऑर्डर 5 हो, उसके अलावा कोई और नहीं हो सकता। ओके, एक और थ्योरम है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। साइक्लिक ग्रुप्स के बारे में बात करते हैं कि हमारे पास एक ख़ास ऑर्डर के कितने साइक्लिक ग्रुप हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये जानते हैं कि 6 ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप है Z6, बाज़ लोग इसको C6 भी कहते हैं, तो उसी से रेलिवेंट है ये। लेट G बी अ साइक्लिक ग्रुप ओके, नंबर 1, इफ G इज इनफाइनाइट कि अगर G एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हो तो ये G आइसोमॉर्फिक होगा Z के, यानी कोई भी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप सेट Z के आइसोमॉर्फिक है, ये साइक्लिक होता है Z। और इस Z के सिर्फ दो जनरेटर हैं, 1 और -1। इसका मतलब यह है कि कोई भी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हो तो उसके सिर्फ दो ही जनरेटर हो सकते हैं। एट अ टाइम एक ही है लेकिन टोटल जनरेट करने वाले एलिमेंट्स की तादाद 2 हो सकती है। नंबर 2, इफ़ ऑर्डर ऑफ G इज़ n, यानी अगर वो फाइनाइट ग्रुप है और उसका ऑर्डर n है तो ये ग्रुप G जो है ये आइसोमॉर्फिक होता है Zn के। यानी कोई भी फाइनाइट ग्रुप, कोई भी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप अगर उसका ऑर्डर 5 है तो वो Z5 के आइसोमॉर्फिक होगा, अगर उसका ऑर्डर 100 है तो वो Z100 के आइसोमॉर्फिक होगा। तो इससे हमें ये पता चला कि दो किस्म के साइक्लिक ग्रुप होते हैं, इनफाइनाइट हों तो वो Z होते हैं और अगर फाइनाइट हों तो वो Zn होते हैं। इसलिए साइक्लिक ग्रुप पढ़ते हुए सिर्फ यही दो ग्रुप्स डील कर लिए जाते हैं, Z और Zn, तो बाकी तमाम इन्हीं में से किसी के आइसोमॉर्फिक होने की वजह से बाकियों को डील नहीं किया जाता। ओके, तो अब हम आते हैं, कुछ रिजल्ट्स हैं, कुछ थ्योरम्स हैं, फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, सेकंड और थर्ड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं अपनी स्टेटमेंट के लिए भी और इनको समझना भी ज़रूरी है। फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम क्या है? Let F from G to G1 be homomorphism. Then
G over kernel of F is isomorphic to F of G1। देखिए कर्नल जो है, हर होमोमॉर्फिज्म के लिए हम कर्नल फाइंड कर सकते हैं और कर्नल एक नॉर्मल सब ग्रुप होता है। इसका मतलब यह है कि ये फैक्टर ग्रुप बनाया जा सकता है G ओवर कर्नल ऑफ F। ये जो फैक्टर ग्रुप है ये आइसोमॉर्फिक होगा इमेज ऑफ G। यहाँ G1 नहीं कहा, इमेज ऑफ G का है, सॉरी इमेज ऑफ G1 लिख बैठे, तो ये इमेज ऑफ G है। ओके कि G के तमाम एलिमेंट्स के जो इमेजेस की कलेक्शन है G ओवर कर्नल ऑफ F उसके आइसोमॉर्फिक होती है। और अगर यही फंक्शन जो होमोमॉर्फिज्म में हमारे पास ऑन टू हो, इफ F इज ऑन टू आल्सो, देन अच्छा अगर फंक्शन ऑन टू होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि G का इमेज पूरा ग्रुप G1 होगा। देन F ऑफ G विल बी इक्वल टू G1। और फिर यही थ्योरम, फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, कुछ इस तरह से लिखा जाएगा कि G ओवर कर्नल ऑफ F इज आइसोमॉर्फिक टू द सेकंड ग्रुप G1। तो ये बाज़ बुक्स में ऊपर वाली स्टेटमेंट लिखी जाती है, बाज़ बुक्स में ये स्टेटमेंट लिखी जाती है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अगर G1 लिखा हो तो ऑन टू होना ज़रूरी है, अगर ऑन टू नहीं है तो फिर फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है। ओके तो इसके बाद बात करते हैं सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम की। लेट H and K be two subgroups of G with K is normal subgroup of G। हमारे पास दो सब ग्रुप हैं H और K G के, उनमें से एक नॉर्मल भी है, उसको K को हम कह देते हैं कि वो नॉर्मल है। देन H ओवर H इंटरसेक्शन K इज आइसोमॉर्फिक टू HK ओवर K। देखिए यहाँ से हमें क्या और भी कुछ चीज़ें पता चल रही हैं कि H इंटरसेक्शन K, अगर K एक नॉर्मल सब ग्रुप है तो H इंटरसेक्शन K H में नॉर्मल सब ग्रुप होगा, तभी हम ये क्वोशंट ग्रुप बना सकेंगे। और K जो कि पूरे ग्रुप में नॉर्मल है तो वो उसके किसी भी सब ग्रुप में भी नॉर्मल है। अब देखिए H एक सब ग्रुप है, K एक नॉर्मल सब ग्रुप है, तो हम ये पढ़ चुके हैं कि सब ग्रुप और नॉर्मल सब ग्रुप का प्रोडक्ट एक सब ग्रुप होता है। सो HK एक सब ग्रुप है, K उसमें नॉर्मल है, तो ये दो फैक्टर ग्रुप बने जो कि आपस में आइसोमॉर्फिक हैं। अगर ग्रुप अंडर एडिशन होगा, ये तब लिखा जाता है जब ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन हो, और अगर ग्रुप अंडर एडिशन हो तो इसमें थोड़ी सी हम चेंज करते हैं, फिर इसे कुछ इस तरह से लिखते हैं H ओवर H इंटरसेक्शन K इज आइसोमॉर्फिक टू H प्लस K ओवर K। ओके तो लास्ट थ्योरम है इसमें, थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। इसे आप ऐसे समझें कि जैसे कैंसिलेशन लॉ की तरह ये बिहेव करता है। लेट H1 व H2 बी टू नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ G। दोनों ग्रुप नॉर्मल, सब ग्रुप नॉर्मल हैं, और इनमें से एक बड़ा सब ग्रुप है, एक छोटा है। बड़ा छोटा का मतलब है इंक्लूजन। हम कह देते हैं कि H1 जो है वो इंक्लूड करता है H2 के अंदर, ये लाई करता है। अगर ये H1 H2 में है तो इसका मतलब ये है कि H2 भी नॉर्मल है, H1 भी नॉर्मल है, तो हम यहाँ H2 ओवर H1 भी बना सकते हैं। देन G ओवर H1 ओवर H2 ओवर H1 इज आइसोमॉर्फिक टू G ओवर H2। देखिए इसमें क्या बताया गया कि G, अगर H1 G में नॉर्मल है तो G ओवर H1 डिफाइन है, एक फैक्टर ग्रुप बनेगा। H1 जो कि पूरे ग्रुप में नॉर्मल है तो H2 में भी नॉर्मल होगा, सो H2 ओवर H1 भी बनाया जा सकता है। और G ओवर H1 एक ग्रुप है, H2 ओवर H1 भी एक ग्रुप है, तो ये उसका सब ग्रुप है और नॉर्मल सब ग्रुप भी है, ये वेरीफाई किया जा सकता है, जो कि आइसोमॉर्फिक होगा G ओवर H2 के। यानी यूँ समझें कि ये H1 से H1 कैंसिल हो सकता है ग्रुप्स में इस तरह से। तो ये तीन
इम्पोर्टेंट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम्स हैं। काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़, काफ़ी सारी एग्जांपल्स इन 3 थ्योरम्स की मदद से डिफाइन की जा सकती हैं। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। उनमें सबसे पहली एग्जांपल है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कि z/nz इज आइसोमॉर्फिक टू zn। ये फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम से हम ये देख सकते हैं कि अगर हम n को फिक्स कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये 6 है, अगर n 6 है तो हमें ये देखना है कि क्या वाकई z/6z आइसोमॉर्फिक होता है z6 के। तो हम एक फंक्शन डिफाइन करने लगे, बल्कि हम ये पहले कर चुके हैं होमोमॉर्फिज्म के टॉपिक में। अगर हम एक फंक्शन डिफाइन करें z से z6 की तरफ, जो कि इस तरह से हो कि f ऑफ a इज इक्वल टू a, ये a जो है ये z6 के अंदर मौजूद है, यानी इसको एज अ रिमाइंडर बाय डिवाइडिंग 6 कंसिडर किया जाए, तो ये एक होमोमॉर्फिज्म भी है। ओके, ये होमोमॉर्फिज्म है और ऑन टू भी है। साथ ही साथ इसका जो कर्नल है, कर्नल ऑफ f में ऐसे तमाम एलिमेंट्स हैं जो 6 के मल्टीपल हैं, क्योंकि 0 इधर 0 पर मैप होगा, फिर 6 0 पर मैप होगा, तो ये इक्वल है 6z के। तो फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम से हम ये देख सकते हैं कि g ओवर कर्नल ऑफ g, पहला ग्रुप जो है वो z है, डिवाइडेड बाय कर्नल, कर्नल ऑफ f है, कर्नल ऑफ f जो कि हमारे पास है 6z, और ये आइसोमॉर्फिक है सेकंड ग्रुप के जो कि z6 है। तो इसको इन जनरल इस स्टेटमेंट में देखा जा सकता है कि z/nz इज आइसोमॉर्फिक टू zn। ओके, तो अब जब भी कभी फैक्टर ग्रुप z/nz लिखना होगा तो उसको zn लिखा जाएगा। ओके, एग्जांपल नंबर 2 है कि 4z/12z इज आइसोमॉर्फिक टू z3। अब ये कैसे शो करवाया जाए कि 4z/, अगर इसको देखा जाए तो कुछ इस तरह से है कि 4z/12z, 12 को अगर आप लिखें 4 × 3 तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, z/3z हुआ, जो कि आइसोमॉर्फिक है z3 के। देखिए हम फंक्शन एक डिफाइन करते हैं f फ्रॉम 4z टू z3। किस तरह से डिफाइन करते हैं कि 4z में तो सारे मल्टीपल्स ऑफ 4 हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे 4a दैट इज इक्वल टू a mod 3, यानी ये z3 में है। इसको अगर हम इसकी डायग्राम बनाएं तो कुछ इस तरह से हो सकती है कि ये सारे एलिमेंट्स हैं 4z पहला ग्रुप, और इधर हमारे पास z3 के एलिमेंट्स हैं जो कि सिर्फ 3 है, 1 0 1 और ये 2। अब 4z में 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है एंड सो ऑन। इसी तरह -1 है, -2 है, सॉरी ये तो 4 के मल्टीपल थे, तो अगर 4 के मल्टीपल हैं तो इसमें सिर्फ 0 4 8 एंड सो ऑन इस तरह के एलिमेंट्स होने चाहिए। 0 4 8 12 16 एंड सो ऑन। इसी तरह -4 -8 -12 -16 एंड सो ऑन। अच्छा, फंक्शन जो है वो इस तरह से डिफाइंड है कि 0 का इमेज 0 है। अब अगर 4 की बात की जाए तो 4 को हम लिख सकते हैं 4 टाइम 1, तो 4 का इमेज 1 है, 8 का इमेज 2 है, 12 का इमेज फिर 0 है, 16 का इमेज 1 है एंड सो ऑन। -4 का इमेज 2 है, -8 का इमेज 1 है, -12 का इमेज 0 है, -16 का इमेज 2 है एंड सो ऑन इस तरह से। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये एक होमोमॉर्फिज्म भी है, और इसका जो कर्नल है, कर्नल ऑफ f में 12 के मल्टीपल हैं। एक तो 0 पर मैप हुआ है, इसके बाद ये 12 जो है ये भी 0 पर मैप हुआ है, इसी तरह नेक्स्ट 24 एंड सो ऑन, और इधर -12 भी 0 पर मैप हुआ है। तो कर्नल ऑफ f में जो एलिमेंट्स हैं वो मल्टीपल्स ऑफ 12 हैं, तो हम लिखेंगे 12z। तो फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम की मदद से हम ये कह सकते हैं कि 4z, और ये ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है, 4z/12z
is isomorphic to Z3। ओके, तो इसी तरह से एक रिजल्ट और चेक किया जा सकता है। एग्जांपल नंबर 3 कि 8Z over 56Z इज आइसोमॉर्फिक टू Z7। तो क्यों ना हम इसको जनरलाइज कर लें MN के लिए कि ये क्या होने चाहिए। तो एक्चुअल में रिजल्ट कुछ इस तरह से है कि इफ़ M एंड N आर रिलेटिवली प्राइम, मीन उनका GCD अगर 1 हो, तो देन MZ ओवर MNZ इज आइसोमॉर्फिक टू ZN। ये जो M से M कैंसिल हो जाएंगे, ये Z ओवर NZ बन जाएगा और ये आइसोमॉर्फिक होगा ZN के। लेकिन ज़रूरी है कि M और N का GCD 1 हो। ये देखिए जैसे हमने लिखा है 8Z, इसको हम लिख सकते हैं 8Z डिवाइडेड बाय 8 टाइम्स 7Z। तो समझें कि 8 से 8 कैंसिल, Z ओवर 7Z रह गया जो कि Z7 है। 8 और 7 रिलेटिवली प्राइम हैं। अगर रिलेटिवली प्राइम नहीं होंगे तो फिर हम ये नहीं कह सकेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ये देखें कि 4Z ओवर 16Z, अगर हम यहाँ 4 से 4 कैंसिल करें तो ये ठीक नहीं होगा। दैट इज़ नॉट आइसोमॉर्फिक टू Z4। ये चेक किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास। कुछ नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स की बात करते हैं कि R अंडर एडिशन एक अबिलियन ग्रुप है जो कि आइसोमॉर्फिक नहीं है Z अंडर एडिशन के। अब देखें तो ये दोनों इनफाइनाइट ग्रुप हैं, दोनों अबिलियन भी हैं, लेकिन ये इनमें से एक साइक्लिक है और एक नॉन साइक्लिक है, क्योंकि ये जो Z है ये साइक्लिक ग्रुप है और R अंडर एडिशन नॉन साइक्लिक ग्रुप है। और हम प्रॉपर्टीज़ में पढ़ चुके हैं कि दो ग्रुप्स के दरमियान आइसोमॉर्फिज्म, दो ऐसे ग्रुप जिनमें से एक साइक्लिक और एक नॉन साइक्लिक हो तो उनके दरमियान आइसोमॉर्फिज्म नहीं होती। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों आइसोमॉर्फिक नहीं है। इसी तरह ये जो Q है, Q अंडर एडिशन, ये सेम रीज़न है कि ये भी आइसोमॉर्फिक नहीं है Z अंडर एडिशन और Q अंडर एडिशन, क्योंकि ये ग्रुप भी नॉन साइक्लिक है। ओके, इसी तरह ये भी चेक किया जा सकता है कि ये, बल्कि इसको नेक्स्ट एग्जांपल में देख लेते हैं। नंबर 6, Q अंडर एडिशन इज नॉट आइसोमॉर्फिक टू Q स्टार अंडर मल्टीप्लिकेशन। Q स्टार मीन नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन, जो कि ग्रुप फॉर्म करते हैं, और सारे रैशनल नंबर अंडर एडिशन ग्रुप फॉर्म करते हैं। ये दोनों ग्रुप भी आइसोमॉर्फिक नहीं हैं। तो इसकी क्या वजह हो सकती है? तो ये देखिए कि इसमें ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका ऑर्डर फाइनाइट है, जबकि इसमें आइडेंटिटी के अलावा कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका ऑर्डर फाइनाइट हो। यानी हम ये कह सकते हैं कि एवरी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट इज ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर। यानी ज़ीरो के अलावा, ज़ीरो का ऑर्डर जो कि 1 होगा, ज़ीरो के अलावा इसमें जितने भी एलिमेंट हैं उनका ऑर्डर इनफाइनाइट है। जबकि इसमें एक -1 भी मौजूद है, -1 बिलोंग टू Q स्टार, जो कि आइडेंटिटी नहीं है और उसका ऑर्डर 2 है, अंडर मल्टीप्लिकेशन है ये। तो ये पता चला कि Q अंडर एडिशन में कोई भी एलिमेंट नहीं है आइडेंटिटी के अलावा जिसका ऑर्डर फाइनाइट है, और Q स्टैरिक में आइडेंटिटी के अलावा एक ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर फाइनाइट है। तो इसका मतलब ये दोनों ग्रुप आइसोमॉर्फिक नहीं हो सकते, क्योंकि इनको एक जैसा होना चाहिए था। ओके, नेक्स्ट नंबर 7 है। ये जो ग्रुप है R अंडर एडिशन, ये भी आइसोमॉर्फिक नहीं है R स्टेरिक अंडर मल्टीप्लिकेशन। सेम रीज़न यहाँ पर भी है कि -1 R स्टेरिक में मौजूद है जिसका ऑर्डर 1 है, जबकि R अंडर एडिशन में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका ऑर्डर फाइनाइट हो।
बल्कि जिसका ऑर्डर 2 हो। ओके, अब ज़रा होमोमॉर्फिज्म की बात करते हैं कि द नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म्स फ्रॉम साइक्लिक ग्रुप ZM to ZN is GCD of M and N। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि दो साइक्लिक ग्रुप देखकर पूछा जाता है कि इनके दरमियान कितनी होमोमॉर्फिज्म्स पाई जाती हैं, यानी पहले ग्रुप से दूसरे ग्रुप की तरफ। यानी हम अगर ये देखें कि नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म्स फ्रॉम Z6 to Z10 that will be equal to GCD of 6 and 10। तो 6 और 10 का जो GCD है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, तो वो 2 है। तो हम ये कह सकते हैं कि Z6 से Z10 की तरफ सिर्फ 2 ही होमोमॉर्फिज्म्स पाई जाती हैं। और अगर बात की जाए कि Z से Z की तरफ कितनी होमोमॉर्फिज्म पाई जाती हैं, द नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म्स फ्रॉम Z to Z इज इनफाइनाइट। यानी Z दो इन्फिनिट साइक्लिक ग्रुप्स के दरमियान इन्फिनिटली मैनी होमोमॉर्फिज्म्स पाई जाती हैं। ओके, और इनके दरमियान आइसोमॉर्फिज्म सिर्फ 2 होती हैं, ये हम आगे चलकर पढ़ेंगे। इसी तरह अगर हम बात करें कि Z से ZN की तरफ कितनी होमोमॉर्फिज्म्स हैं, द नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म्स फ्रॉम Z to ZN इज N। यानी Z से ZN की तरफ पाई जाने वाली होमोमॉर्फिज्म की तादाद ऑर्डर ऑफ सेकंड ग्रुप है, यानी ZN है। अगर हम बात करें Z से Z5 की तरफ तो 5 होमोमॉर्फिज्म्स होंगी। Z से Z100 की तरफ 100 होमोमॉर्फिज्म्स होंगी, यानी हर डिफरेंट एलिमेंट के लिए एक नई होमोमॉर्फिज्म हमें मिलेगी। ओके, तो अब हम बात करते हैं ऑटोमॉर्फिज्म्स के बारे में कि हम ये जानते हैं कि ऑटोमॉर्फिज्म एक ऐसी मैपिंग होती है जो 1-1 भी हो, ऑन टू भी हो, होमोमॉर्फिज्म भी हो और सेम ग्रुप्स के दरमियान हो। कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि एन आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम G to G, यानी दो सेम ग्रुप्स के दरमियान आइसोमॉर्फिज्म को ऑटोमॉर्फिज्म कहा जाता है। क्या मतलब हुआ कि ऑटोमॉर्फिज्म एक ऐसा फंक्शन है जो होमोमॉर्फिज्म है, जिसमें होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम G to G है, जो 1-1 भी है और ऑन टू भी है, तो उसको हम ऑटोमॉर्फिज्म कहते हैं। अब ये जो कलेक्शन ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म है, अगर हमारे पास एक ग्रुप है, उस ग्रुप पर जितनी भी पॉसिबल ऑटोमॉर्फिज्म हो सकती हैं, उनकी कलेक्शन को कहा जाता है ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप, या यूं कह लें कि ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म्स। ये जो ग्रुप है ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G विद ऑपरेशन कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, कि जितनी भी एक ग्रुप पर ऑटोमॉर्फिज्म पॉसिबल हो सकती हैं, उन तमाम की कलेक्शन को अगर एक सेट में लिख दिया जाए तो वो सेट अंडर द कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस एक ग्रुप फॉर्म करता है, जिसे ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म्स कहा जाता है या ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप कहा जाता है। अब कुछ खास किस्म की ऑटोमॉर्फिज्म को इनर ऑटोमॉर्फिज्म कहा जाएगा। तो ये कैसे डिफाइंड है, ये देखते हैं। Let G be a group and A belong to G be a fixed element, कि हम उस ग्रुप में से कोई एक फिक्स कर लेते हैं एलिमेंट, हम उसे A कह देते हैं और एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, डिफाइन अ फंक्शन थीटा A फ्रॉम G to G by theta A of G
दैट इज इक्वल टू ए जी ए इनवर्स। ग्रुप जी के किसी भी एलिमेंट पर ये मैपिंग इस तरह से डिफाइंड होगी कि हम कोई भी एक एलिमेंट जी से चुने, उस पर ये फंक्शन लगाने का मतलब ये है कि उसके लेफ्ट साइड पर ए और राइट साइड पर ए इनवर्स ऑपरेट कर दिया जाए। तो ये जो फंक्शन है थीटा ए, ये एक ऑटोमॉर्फिज्म है। देन थीटा ए बिलोंग टू ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी। ये चेक किया जा सकता है कि ये वाला फंक्शन 1 भी है, ऑन टू भी है, होमोमॉर्फिज्म भी है, और चूंकि सेम ग्रुप्स के दरमियान है इस वजह से ये ऑटोमॉर्फिज्म होगा। और इस फंक्शन को हम कहते हैं इनर ऑटोमॉर्फिज्म। दिस थीटा ए is called an inner automorphism of G। अब एक चीज़ यहाँ से हम देख सकते हैं कि G में जितने एलिमेंट्स हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग हम इनर ऑटोमॉर्फिज्म बना सकते हैं। देखिए हमने एक A फिक्स किया था, उस A के लिए हमें एक ऑटोमॉर्फिज्म मिली, एक इनर ऑटोमॉर्फिज्म मिली। फिर हमने एक और अगर एलिमेंट G का चुनेंगे तो हमें एक और इनर ऑटोमॉर्फिज्म मिलेगी। इस तरह से जी के एलिमेंट्स को चेंज करते चले जाएंगे, हमें इनर ऑटोमॉर्फिज्म मिलती जाएंगी। अब हो सकता है उनमें से कुछ सेम भी हों, ज़रूरी नहीं है कि सारे इनर ऑटोमॉर्फिज्म हर एलिमेंट के लिए डिफरेंट होंगी, कुछ उनमें से सेम भी हो सकती हैं। और इन इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स की जो कलेक्शन है वो एक सब ग्रुप फॉर्म करती है ऑटोमॉर्फिज्म का। यानी जितनी भी पॉसिबल इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स होती हैं उनका सेट यूँ लिख दिया जाता है इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी, और तमाम ऑटोमॉर्फिज्म की कलेक्शन को यूँ लिखा जाता है ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी। अब ये जो इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स हैं बेसिकली ये ऑटोमॉर्फिज्म्स ही तो हैं, लेकिन ख़ास किस्म की हैं, तो ये इस सेट में से ली गई हैं। तो ये जो इनकी कलेक्शन है ये एक नॉर्मल सब ग्रुप बनाता है ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी का। ओके, एक और बड़ा अहम थ्योरम है कि जी ओवर सेंटर ऑफ जी is always isomorphic to inner automorphism of G। कि ये जो क्वोशंट ग्रुप है सेंटर चूंकि ग्रुप में नॉर्मल होता है, इसलिए G ओवर सेंटर ऑफ G एक फैक्टर ग्रुप बनता है, और ये फैक्टर ग्रुप आइसोमॉर्फिक होता है उस ग्रुप पर इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स के। ओके, अब अगर हमारे पास ग्रुप अबिलियन हो तो उसकी इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स किस तरह की होंगी ये देखते हैं। G इज़ अबिलियन। अगर G अबिलियन हो तो हम इसमें से एक एलिमेंट चुनते हैं A, तो थीटा ए किस तरह से डिफाइंड होगा। देन थीटा ए फ्रॉम जी टू जी डिफाइंड बाय, जो कि इनर ऑटोमॉर्फिज्म है, जिस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं कि वो ये होता है थीटा ए ऑफ जी दैट इज़ इक्वल टू ए जी ए इनवर्स। तो ये इक्वल हो जाएगा ए जी, जो कि जी ए लिखा जा सकता है, और चूँकि ग्रुप अबिलियन है, इनटू ए इनवर्स, तो ये इक्वल होगा जी के। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जब भी कोई इनर ऑटोमॉर्फिज्म लेंगे वो ग्रुप जी के स्मॉल एलिमेंट स्मॉल जी को स्मॉल जी पर ही मैप करेगी। यानी जो मर्जी इनर ऑटोमॉर्फिज्म लें वो हमारे पास एक आइडेंटिटी मैप बन जाएगी। दिस इम्प्लाइज दैट थीटा ए इज आइडेंटिटी ऑटोमॉर्फिज्म। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ग्रुप अबिलियन है तो उसके जो इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स की कलेक्शन है इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही मैपिंग होगी, एक ही ऑटोमॉर्फिज्म होगी जो कि आइडेंटिटी ऑटोमॉर्फिज्म है। इसके अलावा उसमें और कोई ऑटोमॉर्फिज्म नहीं होगी, सॉरी इनर ऑटोमॉर्फिज्म नहीं होगी। अगर ग्रुप हमारे पास फाइनाइट हो, इफ G is finite, then automorphism of G is also finite। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे पास एक फाइनाइट ग्रुप हो और उसकी ऑटोमॉर्फिज्म्स की तादाद इनफाइनाइट हो। अगर ग्रुप फाइनाइट है तो उस पर फाइनाइटली मैनी ऑटोमॉर्फिज्म्स ही होंगी। हाँ, ये हो सकता है कि ऑटोमॉर्फिज्म्स में एलिमेंट्स की तादाद ग्रुप जी के एलिमेंट्स की तादाद से ज़्यादा हो, लेकिन इनफाइनाइट नहीं होगी। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे इनफाइनाइट ग्रुप्स हैं जिनका ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप फाइनाइट है। देयर आर इन्फिनिट ग्रुप्स
G such that group of automorphism of G is itself finite। दोबारा बता दूं कि अगर ग्रुप फाइनाइट है तो उसके ऑटोमॉर्फिज्म्स की तादाद भी फाइनाइट होगी, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ग्रुप इनफाइनाइट हो और उसके ऑटोमॉर्फिज्म्स की तादाद फाइनाइट हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि ग्रुप तो फाइनाइट हो लेकिन उसके ऑटोमॉर्फिज्म्स की तादाद इनफाइनाइट हो जाए। ओके, तो एक और डेफिनेशन है कंप्लीट ग्रुप। G इज कॉल्ड कंप्लीट। एक ग्रुप जो G है उसको कंप्लीट तब कहा जाएगा अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो। फर्स्ट तो ये है कि उसका जो सेंटर है वो ट्रिवियल हो, कि सेंटर में सिर्फ आइडेंटिटी हो, आइडेंटिटी के अलावा और कोई एलिमेंट ना हो। एंड नंबर टू, इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G इक्वल हो ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G, यानी उसकी तमाम ऑटोमॉर्फिज्म्स इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स हों और साथ ही साथ उसका सेंटर सिर्फ आइडेंटिटी को अपने अंदर कंटेन करता हो, तो उस ग्रुप को कंप्लीट ग्रुप कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट एक और थ्योरम है कि G हमारे पास एक ग्रुप है और फाई हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, फाई फ्रॉम G टू G बाय फाई ऑफ A इज इक्वल टू A इनवर्स। ये जो फंक्शन फाई ऑफ A डिफाइंड है A इनवर्स, तो ये ऑटोमॉर्फिज्म तब होगा, इज ऑटोमॉर्फिज्म इफ एंड ओनली इफ G इज अबिलियन। अगर ग्रुप अबिलियन हो तो ये जो फंक्शन डिफाइंड है फाई ऑफ A इक्वल A इनवर्स, तो ये ऑटोमॉर्फिज्म होगा, अदरवाइज ये ऑटोमॉर्फिज्म नहीं हो सकता। ओके, एक और थ्योरम है और इसके बाद हम चंद एक एग्जांपल्स देखते हैं। If G has an element of order greater than 2, then the order of group of automorphism of G is greater than 1। अगर किसी ग्रुप में कम से कम कोई एक ऐसा एलिमेंट हो जिसका ऑर्डर 2 से ज़्यादा हो, तो उसमें नॉन ट्रिवियल ऑटोमॉर्फिज्म्स भी मौजूद होती है। ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप G का ऑर्डर 1 से ग्रेटर होने का मतलब यह है कि उसमें सिर्फ आइडेंटिटी ही नहीं बल्कि आइडेंटिटी के अलावा कुछ और एलिमेंट्स भी मौजूद होते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की जिसमें हम ऑटोमॉर्फिज्म और इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ सम ग्रुप्स देखेंगे। ओके, उनमें सबसे पहले हमारे पास इन्फिनिट साइक्लिक ग्रुप है। ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Z की बात करें तो Z चूँकि एक इनफाइनाइट ग्रुप है तो इसकी ऑटोमॉर्फिज्म देखते हैं कि किस तरह की हैं। तो इसका ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप आइसोमॉर्फिक होता है Z2 के। इसमें सिर्फ और सिर्फ दो ऑटोमॉर्फिज्म्स होती हैं, एक आइडेंटिटी और चूँकि यह अबिलियन ग्रुप है दूसरी एलिमेंट का इन्वर्स, क्योंकि हम ऊपर देख चुके हैं कि फाई ऑफ A इज इक्वल टू A इन्वर्स इफ़ एंड ओनली इफ G इज अबिलियन, और ये अबिलियन है इसलिए इस पर ये भी एक ऑटोमॉर्फिज्म है। तो इसमें सिर्फ यही दो ऑटोमॉर्फिज्म्स होती हैं, इसके अलावा और कोई ऑटोमॉर्फिज्म नहीं है। ओके, अब हम बात करते हैं ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Zn की, कि अगर हमारे पास फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हों तो उनकी ऑटोमॉर्फिज्म जो हैं वो आइसोमॉर्फिक होता है ग्रुप U ऑफ n के। U ऑफ n मीन द यूनिट्स इन Zn। ओके, अब कुछ फाइनाइट ग्रुप्स की बात करें तो उसमें V4 जो ग्रुप है, V4 इक्वल होता है 1 A B एंड AB। ये एक फाइनाइट अबिलियन ग्रुप है जो कि नॉन साइक्लिक है। V4 आइसोमॉर्फिक होता है Z2 क्रॉस Z2 के, लेकिन ये साइक्लिक नहीं है। इसका ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप किस तरह का होगा? ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ V4 ये आइसोमॉर्फिक होता है S3 के। तो ये देखिए कि V4 में टोटल 4 एलिमेंट्स हैं, लेकिन उसके जो ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप है उसमें उससे ज़्यादा है। अगर इसी के इनर ऑटोमॉर्फिज्म की बात की जाए तो इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ V4 में, चूँकि V4 एक अबिलियन ग्रुप है और हम देख चुके हैं कि अगर ग्रुप अबिलियन हो तो उसके इनर ऑटोमॉर्फिज्म में सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी मैपिंग होती है, इसके अलावा और कोई नहीं होती। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी ये जो ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ V4 हैं ये सारी इसकी
आउटर ऑटोमॉर्फिज्म्स है, यानी ऐसी ऑटोमॉर्फिज्म जो इनर ना हो उनको हम आउटर ऑटोमॉर्फिज्म कह सकते हैं। ओके, और लास्ट में हम ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ S3 की बात करें तो वो सारी इसकी इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स हैं, इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ S3, और ये दोनों आइसोमॉर्फिक हैं S3 के। यानी S3 एक ऐसा ग्रुप है जो अपने ऑटोमॉर्फिज्म के आइसोमॉर्फिक है। नंबर 3 और नंबर 4 पॉइंट्स को देखा जाए तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि दो मुख्तलिफ ग्रुप्स के ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप सेम भी हो सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं होता कि अगर दो ग्रुप्स के ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप सेम हो तो वो दोनों ग्रुप्स भी सेम हों।